हेलो मित्र, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे और वीडियो आपको पसंद में भी आ रहा होगा। ठीक है मित्र, तो हमारी जो टॉपिक चल रही थी वो टॉपिक ये थी इतिहास जानने के स्रोत। तो इतिहास जानने के स्रोत को मैंने 2 भागों में बांटा था, जिसमें आपने पहला भाग देख चुका था और वो पहला भाग था साहित्य स्रोत। और साहित्य स्रोत में मैंने 3 भागों में बांटा था, जिसमें आपने देखा था कि विदेशी यात्रियों के वितरण के संबंध में, उनके संदर्भ में जो विदेशी यात्री आए थे और जो अपनी पुस्तक के माध्यम से जो भारतीय इतिहास के दर्शन कराए थे उसके संदर्भ में देखा था। दूसरा मैंने लौकिक साहित्य के संदर्भ में देखा था और तीसरा मैंने धार्मिक साहित्य के संदर्भ में देखा था और उसके कई खंडों के भी बारे में मैंने देखा था। आज जो हमारी चर्चा होने वाली है वह ये होने वाली है इतिहास जानने के स्रोत के संदर्भ में दूसरा पार्ट। और दूसरा पार्ट कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत। जी हाँ, पुरातात्विक स्रोत। ये जान लीजिए मित्र, पुरातात्विक स्रोत की अगर हम बात कर लें तो इसकी प्रासंगिकता ऐतिहासिक यानी साहित्य स्रोत से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इतिहास जानने के स्रोत के संदर्भ में। तो पुरातात्विक साहित्य के स्रोत को अगर हम देखें तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। और ये 4 भाग कौन कौन से हैं? एक अभिलेख है, दूसरा मुद्रा है और तीसरा जो है वह चित्रकला और स्थापत्य कला है मित्र। ठीक है, तो आज इन्हीं को हम देखेंगे कि चित्रकला, स्थापत्य कला, मुद्रा और अभिलेख के बारे में। ठीक है, तो आइए पहले हम समझते हैं कि अभिलेख क्या होता है। देखिए, इतिहास जानने के स्रोत में अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास जानने के स्रोत के संदर्भ में सबसे ज़्यादा प्रमाणित किसके साक्ष्य माने जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रमाणित साक्ष्य माने जाते हैं मित्र वो अभिलेख के माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? अभिलेख के माने जाते हैं। यानी कि इसके द्वारा जो प्रमाण हमको मिलता है इतिहास जानने के संदर्भ में, इसकी इम्पोर्टेंस बाकी सभी साक्ष्यों की अपेक्षा अधिक दी जाती है। जो ऐसे अभिलेख जो पत्थरों पर शिलालेख किया जाता है, पत्थर के टुकड़ों पे लिखा जाता है। ठीक है मित्र, बड़े बड़े पत्थरों पर जो भी जिस शासक का शासनकाल होता है वो अपने शासनकाल में संबंधित जो घटनाएं घटती हैं उसका शिलान्यास कराया जाता है। उस पर एक तरीके से वो सारे शब्द लिखे जाते हैं जो उनके प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित होते हैं। तो अभिलेखों के माध्यम से ये भी सारी जानकारी प्राप्त होती है, जैसा कि लौकिक साहित्य, धार्मिक साहित्य और विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखे गए साहित्य से प्राप्त होती है। तो आइए हम अभिलेख के बारे में चर्चा करते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ मित्र, ध्यान से सुनिएगा। आज का भी लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसा कि पहला लेक्चर था। ठीक है, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा आज का लेक्चर उससे कहीं ज़्यादा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसी के माध्यम से हम आपको संपूर्ण इतिहास की झलक भी दिखा देंगे साहित्य स्रोत के माध्यम से, और आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास भी करिएगा। ठीक है मित्र, क्योंकि ये सिर्फ तथ्यात्मक रूप से आपकी क्लास नहीं चल रही है, मेरी क्लास जो है अवधारणात्मक रूप से ये क्लासेस चल रही है। बाकी आपके सामने 1 लाइनियर टाइप के भी सारे प्रश्न उत्तर आएंगे। ठीक है मित्र, उसके लिए किसी भी प्रकार की आप चिंता मत करिएगा। हाँ, बट ये है कि इस कॉन्सेप्ट के समझने का पूरा प्रयास करिएगा। क्योंकि इसमें तथ्यों को किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जोड़कर उस चीज़ की एक आप सोच बनाइए। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको तथ्यों को याद करवाना या आपके सामने प्रस्तुत नहीं करना है, बल्कि मेरा उद्देश्य पढ़ाने का, उस तथ्यों की समझ आप तक होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, जो पुरातात्विक इतिहास जानने के स्रोत का पहला पार्ट है वो अभिलेख है। ठीक है मित्र, तो अभिलेख ढेर सारे यहाँ पे लिखे हुए गए हैं। तो अभिलेख में हम आपको बता देते हैं कि विभिन्न प्रकार के ऐसे अभिलेख हैं जिससे कि तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों के बारे में पता चलता है। तो जानते हैं कि सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? सबसे पुराना अभिलेख बोगाज कोई है। कौन सा अभिलेख है मित्र? सबसे पुराना अभिलेख जो है वो बोगाज कोई है। सबसे पुराना जो अभिलेख है वो बोगाज कोई है। इस अभिलेख के माध्यम से मित्र, इस अभिलेख के माध्यम से जो मुझे प्राप्त जानकारी होती है वो ये होती है कि जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से होकर आए थे।
आर्य जो आए थे भारत में, वो कहाँ से होकर आए थे? वो मध्य एशिया से होकर आए थे। और इस अभिलेख के बारे में जानकारी 1400 BC पूर्व मिलती है। ठीक है मित्र, तो ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, और ये भी बताया गया है कि जो आर्य आए थे वो मध्य एशिया से आए हुए थे। इसकी जानकारी बुगाच कोई अभिलेख से मिलता है। आइए अब हम एक एक अभिलेख के बारे में बताते हैं, और ये सारे अभिलेख जो हम आपको बताने वाले हैं ये सब एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए अभिलेख की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर अभिलेख की चर्चा होती है तो वो मौर्यकालीन अशोक के संदर्भ में होती है मित्र। बट हम यहाँ अशोक के सारे अभिलेखों की चर्चा नहीं करेंगे, हम अशोक के अभिलेखों का पूरी चर्चा उनके एक वीडियो में आपको बताएंगे। बट यहाँ कुछ ऐसे अभिलेख हैं जिनका चर्चा करना अनिवार्य है। ठीक है, तो आप मास्की अभिलेख का नाम सुने हैं, गुर्जरा अभिलेख का नाम सुने होंगे। ठीक है मित्र, तो मास्की और गुर्जरा और आपका इलाहाबाद का जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है ये अशोक के समकालीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो गुर्जरा और मास्की अभिलेख जो दक्षिण भारत से प्राप्त होता है, इन दोनों अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है मित्र, और प्रयाग स्तंभ अभिलेख से भी अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये अभिलेख आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक इलाहाबाद या प्रयाग स्तंभ अभिलेख के संदर्भ की बात हो रही है मित्र, तो इस प्रयाग स्तंभ अभिलेख अशोक ही समकालीन था, लेकिन इस अभिलेख का जो संबंध है ये अशोक के साथ साथ समुद्रगुप्त, जिनका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था, वो भी इन्हीं से संबंधित था। फिर इसके बाद ये अभिलेख का संबंध, इस अभिलेख पर किसका किसका नाम मिलता है? अशोक की पत्नी कारवकी का नाम मिलता है, इस पर समुद्रगुप्त का नाम मिलता है इस अभिलेख पर। इसी अभिलेख पर जो नाम मिलता है वो फिरोज शाह तुगलक का भी मिलता है। इसके अलावा प्रयाग स्तंभ लेख पर इस पर जो जानकारी मिलती है वो बीरबल की भी जानकारी इस अभिलेख पर मिलती है। यानी कि ये 4 व्यक्तियों का नाम है जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख पर मिलता है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद मित्र जो अभिलेख अगला इम्पोर्टेंट है वह है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख जो है, इस अभिलेख के संदर्भ में मुझे उड़ीसा के कलिंग प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जहाँ का राजा खारवेल था। ठीक मित्र, तो वहाँ से इस अभिलेख से ये पता चलता है कि नंदों ने, यानी कि जो नंद वंश थे, नंद वंश के बारे में आप जानते होंगे, जो हर्यक वंश से पहले थे, जहाँ का महत्वपूर्ण शासक महापद्मनंद था और अंतिम शासक घनानंद था। ऐसी जानकारी मिलती है कि नंदों ने कभी उड़ीसा पर आक्रमण किया हुआ था। इसके अलावा इसी अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि जो कलिंग का शासक था, कलिंग का शासक जो था वो खारवेल था, और वो शुंगों पे आक्रमण किया था, यानी कि शुंग वंश पर आक्रमण किया था। जो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, और ये मौर्योत्तर वंश का समय चल रहा था। इसी समय कलिंग वंश का शासक जो था खारवेल अटैक किया था। तो इसके संदर्भ में जानकारी किससे मिलते हैं? हाथी गुम्फा से मिलती है। तो आप देख रहे हो ना कि इससे कहीं ना कहीं हमको प्रशासनिक राजनीतिक के संदर्भ में उस समय के तत्कालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि ऐसा उस समय पत्थरों पर शिलान्यास किया हुआ रहता है। ठीक मित्र, आते हैं अगला अभिलेख के बारे में देखते हैं, जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है मित्र, और ये एक ऐसा अभिलेख था जिस पर पहली बार संस्कृति भाषा का प्रयोग किया गया था। जी हाँ, इस पर संस्कृति भाषा का पहली बार प्रयोग किया गया था। इस अभिलेख को जूनागढ़ के अलावा गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं मित्र। जूनागढ़ अभिलेख से मुझे कई ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पता चलता है जो आपके एग्जाम से दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इससे क्या पता चलता है? पहले ये जान लीजिए कि जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख का निर्माण किसके समकालीन करवाया गया था? तो ये शक शासक रुद्रदामन के समय इस अभिलेख का निर्माण करवाया गया था। ठीक है मित्र, और ये गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में पड़ता है।
गुजरात के जूनागढ़ जिले से इसकी जानकारी मिलती है मित्र। इसी अभिलेख से प्राप्त ये होता है कि गुप्त वंश का शासक, जी हाँ, गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने यहाँ पर अटैक किया था और शक शासक को पराजित करके अपने भाभी ध्रुव स्वामिनी को छुड़ाया हुआ था। ठीक है मित्र, एक बार इसकी चर्चा इसके पहले भी हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ से एक महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है, वो ये है कि सुदर्शन झील का निर्माण, जी हाँ, सुदर्शन झील का निर्माण यहाँ पे करवाया गया था। यहाँ पे सुदर्शन झील के निर्माण के संदर्भ में 4 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो उनका सेनापति था पुष्यगुप्त, उसकी भी जानकारी सुदर्शन झील से मिलती है। इसके बाद अशोक का नाम आता है मित्र। अशोक के बाद जो नाम आता है वह आप कह सकते हैं कि इस पर स्कंदगुप्त का भी नाम आता है और रुद्र दामन का भी नाम आता है। ठीक है मित्र, तो क्रम अगर आपसे पूछ दिया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के समय जो वहाँ का गवर्नर था चक्रपाणी, उसके द्वारा उसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। ठीक, तो ये 4 शासकों का नाम आप याद करिएगा और उनसे जुड़े हुए जो उनके सेनापति थे उनका भी नाम आप याद कर लीजिएगा। ठीक, तो ये कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है? सुदर्शन झील से। इसकी जानकारी मिलती है गुजरात से, जूनागढ़, सौराष्ट्र से। क्लियर। अगला अभिलेख जो इम्पोर्टेंट है मित्र, एक अभिलेख आपने देखा होगा ऐहोल का अभिलेख। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। ऐहोल अभिलेख से मुझे ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो हर्षवर्धन था वो पुलकेशियन द्वितीय से पराजित हुआ था। हर्षवर्धन जो था वो किससे पराजित हुआ था? पुलकेशियन द्वितीय से पराजित हुआ था। पुलकेशियन द्वितीय जो था वह बादामी चालुक्य का एक महाप्रतापी शासक था और हर्षवर्धन जो था वह वर्धन वंश का शासक था जिसने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया हुआ था। जबकि पुलकेशियन द्वितीय जो था वो नर्मदा नदी के पार यहाँ पर जहाँ पर राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी बनाई हुई थी मान्यखेड़, वहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई हुई थी। ठीक मित्र, तो ये आप थोड़ा से जानते रहिएगा। यहाँ पर लोगों का आपस में एक दूसरे से युद्ध होता है जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हो जाती है। इसकी बात की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। केवल इतना ही नहीं बल्कि ऐहोल अभिलेख से मुझे ये भी पता चलता है कि जो पुलकेशियन द्वितीय था ये दक्षिण भारत के शासक जो नरसिंहवर्मन प्रथम था उससे पराजित हुआ था। ठीक है, किससे? ऐहोल अभिलेख से। ठीक, तो ये अभिलेख का इम्पोर्टेंट है, आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद एक अभिलेख और इम्पोर्टेंट देखते हैं। इसी तरीके से ढेर अभी आएंगे। एक अभिलेख है एरड़ अभिलेख। एरड़ अभिलेख से मुझे ये पता चलता है कि सती प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और ये एरड़ अभिलेख गुप्त वंश का शासक था जो एक तरीके से गुप्त वंश जो था अपने पतन के कगार पे था। लगभग 540 ईस्वी के आसपास की ये घटना है और यहाँ का जो शासक था वो भानुगुप्त था। ठीक है मित्र, तो यहाँ पर इस अभिलेख से ये पता चलता था कि इस समय यहाँ पर सती प्रथा का प्रचलन हो चुका था। लेकिन ये अभिलेख जो है ये ज़्यादा प्रमाणित माना जाएगा। इसके पहले भी सती प्रथा के संदर्भ में बातें कही गई हैं लेकिन उतना प्रमाणित नहीं है। प्रमाणित कब से माना जाएगा? जब इसका जिक्र एरड़ अभिलेख में आया था भानुगुप्त के समय, तो यहाँ से सती प्रथा चलना प्रारंभ हुआ। अब इसके अलावा देखते हैं कुछ ऐसे और बहुत ढेर सारे अभिलेख मिलते हैं। जैसे हम आपसे बता दें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है मित्र वो समुद्रगुप्त का है और इससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 प्रांतों पर विजय हासिल किया था और दक्षिण भारत पर इसने 12 प्रांतों पर विजय हासिल किया था। यही कारण था जो विसेंट स्मिथ था वो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहता था। इसके प्रशासनिक साम्राज्य के विस्तार के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है किससे? इसके समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। इसके आगे बढ़ते हैं तो इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो मुझे और अभिलेख गुप्तकालीन का एक शासक था जिसका नाम था स्कंदगुप्त।
स्कंदगुप्त के 2 इम्पॉर्टेंट अभिलेख हैं, इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा। एक अभिलेख उसका भीतरी स्तंभ का अभिलेख है और एक उसका कौहुम अभिलेख है। कौन सा? कौहुम अभिलेख है। इस चीज़ को थोड़ा सा जानते रहिएगा। स्कंदगुप्त का कौहुम अभिलेख है और ये अभिलेख जो मिलता है वो एमपी प्रांत से मिलता है और इसी अभिलेख में इसको शक्रादित्य की उपाधि से नवाजा गया है। कौन से? शक्रादित्य की उपाधि से नवाजा गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके भी समकालीन कहीं ना कहीं शक वगैरह रहते थे, उनको ये पराजित किया था। इसी कौहुम अभिलेख में उसको शक्रादित्य से नवाजा गया है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। तो स्कंदगुप्त से संबंधित 2 अभिलेख, एक भीतरी और एक कौहुम अभिलेख था। इसके अलावा हम आते हैं, एक अभिलेख और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मंदसौर का अभिलेख। मंदसौर अभिलेख में यशोवर्मन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यशोवर्मन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये यशोवर्मन आता है स्कंदगुप्त के बाद ही आता है और इससे ये पता चलता है कि यशोवर्मन स्कंदगुप्त के बाद नहीं, हर्षवर्धन के बाद आता है। हर्षवर्धन के बाद यशोवर्मन आता है और इससे ये पता चलता है कि इसका जो युद्ध हुआ था वो हूणों से हुआ था और इस समय जो हूण थे वो कहीं न कहीं मिहिर कोल था और इससे आमना सामना होता है, जिसमें यशोवर्मन क्या होता है? विजित होता है। ठीक है, यशोवर्मन की विजित होते हैं और किस अभिलेख से प्राप्त होता है? मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। तो इसे यहाँ पर हूणों और यशोवर्मन दोनों के संदर्भ में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब इसके जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं इसके अलावा देवपाड़ा अभिलेख का नाम आता है। देवपाड़ा अभिलेख जो है ये पाल वंश के बाद एक वंश आता है जिसको हम सेन वंश कहते हैं, जिसमें आपने नाम सुना होगा विजय सेन। तो देवपाड़ा का जो अभिलेख के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है वह सेन वंश के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है, जो लगभग 12वीं शताब्दी के बाद का ये वंश आता है। ठीक है, देवपाड़ा का अभिलेख, तो ये भी पूछ सकता है। इसके अलावा और अभिलेख जैसे अयोध्या अभिलेख है, तो अयोध्या अभिलेख से मुझे शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में? शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस अयोध्या अभिलेख से ये पता चलता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था वो 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राशि यज्ञ किया था, इस अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा 3 अभिलेख आप और याद कर लीजिएगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस अभिलेख से जानकारी सातवाहनों के बारे में पता चलता है। वही सातवाहन जो कह सकते हैं कि मौर्योत्तर वंश के समय से इनका प्रारंभ होता है, सातवाहन वंशों का, और ये मध्य भारत में अपनी राजधानी बनाए हुए रहते हैं और इनके ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वह नासिक अभिलेख, कार्ले अभिलेख और कन्हेरी अभिलेख से पता चलता है। तो नासिक अभिलेख में जो नासिक अभिलेख या कार्ले अभिलेख या कन्हेरी अभिलेख, तीनों अभिलेख जो थे मित्र, ये पुलमावी का था। पुलमावी कौन था? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। ये कौन था? ये गौतमी पुत्र सतकर्णी का लड़का था और इसने अपने नासिक अभिलेख में ये बताया था कि गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे वो सातवाहन के सर्वाधिक शक्तिशाली व प्रतापी शासक थे, जिन्होंने न केवल अपने समकालीन मौर्योत्तर वंश में विदेशी शत्रुओं को पराजित किया था, बल्कि इन्होंने आंतरिक रूप से लोगों के एकीकरण करने का भी काम किया था। एकीकरण यानी विभिन्न शासकों को एकीकरण कार्य करने के लिए किया था, जो कहीं न कहीं केंद्रीकृत व्यवस्था को बनाए रखने पर जोर दिए हुए थे। और इनको भीम, अर्जुन इत्यादि नामों से भी नवाजा गया था। किसको? गौतमी पुत्र सतकर्णी को। किस अभिलेख के माध्यम से? नासिक अभिलेख के माध्यम से। इसके अलावा जो कन्हेरी और कार्ले अभिलेख हैं, इस अभिलेख में ये बताया गया है कि पुलमावी का जो विवाह हुआ था वो शक शासक के पुत्री से हुआ था। ठीक है, शक शासक के पुत्री से हुआ था और इस समय जो शासक था वो रुद्रदामन था। कौन था? रुद्रदामन था। उसी की पुत्री का विवाह जो हुआ था वह किससे हुआ था? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी यानी गौतमी पुत्र सतकर्णी के लड़के से हुआ था।
ठीक है। तो ये अभिलेख से आपसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारे आप अभिलेख याद कर लीजिएगा जितने भी मैंने अभिलेख आपके सामने रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ की ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, एक बार ससरी निगाह से हम देख लेते हैं कि आपने क्या पढ़ा। मैंने देखा अभिलेख में बोगाशकोई के बारे में देखा, मास्की गुर्जरा अभिलेख के बारे में देखा, इसके बाद एहोल अभिलेख, एरड़ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, भीतरी अभिलेख, कोहम अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख, देवपाड़ा का अभिलेख, नासिक, कार्ले और कन्हेरी का अभिलेख, इन सारे संदर्भों में देखा। ठीक है, और मंदसौर का अभिलेख और ग्वालियर का जो अभिलेख है ये तोरणमल से संबंधित है, और ये तोरणमल कौन था? ये हुड़ शासक था, तो उसके संदर्भ में ग्वालियर अभिलेख से भी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सारे अभिलेख मुझे ऐतिहासिक घटनाओं के संदर्भ में बताते हैं, और यहाँ से आपसे प्रश्न पूछता है मित्र। ठीक है, अगर आप इतना अभिलेख पूछ लेते हैं तो अभिलेख से आपसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जहाँ तक मेरा विश्वास है। आइए पूरा तात्विक स्रोत के संदर्भ में जो दूसरा साक्ष्य देखते हैं मित्र, वो सिक्का देखते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर कभी किसी न किसी एग्जाम में 1 या 2 सिक्के से प्रश्न पूछ देता है। ठीक है मित्र, तो आइए सिक्के के बारे में जानते हैं। ढेर सारे यहाँ पे सिक्के का जिक्र आता है और कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ध्यानपूर्वक आप इसको सुनिएगा। पहली बात, सिक्के की अगर हम संदर्भ में बात करें तो सिक्के के बल पर ऐसा बताया जाता है कि लगभग 300 वर्षों का इतिहास सिर्फ मुझे भारत के सिक्के से ही प्राप्त होते हैं। जी हाँ, ये थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। 300 वर्षों का जो इतिहास के बारे में जानकारी मुझे मिलती है वो सिक्कों से प्राप्त होती है। और ये प्रारंभ कब से होता है? ये प्रारंभ होता है मौर्योत्तर वंश के प्रारंभ से लेकर गुप्त वंश के प्रारंभ तक। जी हाँ, मौर्योत्तर वंश के प्रारंभ से लेकर गुप्त वंश के प्रारंभ तक के ज़्यादातर जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, लगभग 300 वर्षों तक की ऐतिहासिक जो घटनाएं होती है वो मुझे सिक्कों से प्राप्त होती हैं। लेकिन इसका मतलब क्या और सिक्कों का उपयोग नहीं, सिक्के से प्रश्न तो हर जगह से पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने कहा कि संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी ज़्यादातर सिक्के से प्राप्त होते हैं। यानी कि यहाँ पर इतने बीच में बहुत ज़्यादा अभिलेख या लौकिक साहित्य जैसे ग्रंथों का बहुत ज़्यादा उतनी उपयोगिता नहीं थी जितनी ज़्यादा उपयोगिता यहाँ पर सिक्के थी। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक, अब एक एक करके हम सिक्के के बारे में बताते चले जा रहे हैं और उसको आप ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। ठीक है, तो पहली चीज़, सिक्के के संदर्भ में पहली बार जानकारी मुझे वैदिक काल से मिलती है। कब से मिलती है? वैदिक काल। हाँ मित्र, वैदिक काल में एक सिक्के का नाम आता है निष्क। निष्क जो था ये ऋग्वैदिक काल में इसको चांदी के आभूषण के रूप में प्रयोग किया जाता था, लेकिन वैदिक काल में ऐसा माना जाता था कि यही से जो निष्क शब्द था इसको आभूषण के रूप में उपयोग किए जाने लगा। जब हम वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल से होते हुए जब हम मौर्य काल में पहुंचते हैं, तो मौर्य काल में जब पहुंचते हैं तो वहाँ एक सिक्के का जिक्र और होता है जिसको हम आहत सिक्के कहते हैं, या तो हम पंचमार्क सिक्के के नाम से जानते थे। इस सिक्के को पीट कर बनाया जाता था एक तरीके से। ठीक है, और ये पंचभुज टाइप के होते थे जिनको पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता था, और ये सिक्के चांदी के हुआ करते थे। यहाँ भी सिक्के के संदर्भ में जानकारी ऐसा मिलता है कि जो मौर्य वंश के आने वाले अन्य उत्तराधिकारी थे उन्होंने स्वर्ण सिक्के चलाए थे, ऐसी जानकारी मिलती है, लेकिन स्पेशली ये नहीं पता चलता है कि कौन स्वर्ण सिक्के चलाया था। ठीक है मित्र, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जानकारी नहीं मिलती कौन चलाया था, ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि आने वाले यानी कि अशोक के बाद जो अन्य उत्तराधिकारी शासक थे उन्होंने भी स्वर्ण सिक्के चलाए थे, ऐसा जानकारी मिलती है। लेकिन यहाँ जो सिक्के मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते थे वो आहत एवं पंचमार्क के सिक्के ही प्रयोग किए जाते थे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है कि मौर्य वंश समाप्त होने के बाद जब मौर्योत्तर वंश आता है तो सिक्कों पर सर्वप्रथम तिथि लिखने की बात यानी सिक्कों पर चित्रांकन का प्रयोग किया जाना या उस पर तिथि शब्द जैसे का प्रयोग करना, ये जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई है ये यूनानियों की देन थी, और इसमें जो शामिल हुए थे सर्वप्रथम वो हिंद एवं शामिल थे। तो कभी कभी पूछा जाता है कि
किसके द्वारा, या मौर्योत्तर वंश में आने वाले जो विदेशी थे उनमें से किसके द्वारा सिक्कों पर तिथि लिखना प्रारंभ किया गया था, तो वह हिंदुवन थे। कौन थे? हिंदुवन थे। ये चीज़ भी याद रखिएगा। दूसरा चीज़ ये कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाया गया था, तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो चलाया गया था वह हिंदुवन के ही द्वारा चलाया गया था। दूसरा चीज़ ये पूछा जाता है कि शीशे के, पोटीन के, कांसा के इस प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे, तो जब भी शीशे, पोटीन या कांसा संबंधित शीशे के संदर्भ में बात किया जाए, सिक्के के संदर्भ में बात किया जाए, तो ये सिक्का सातवाहनों ने चलाया था, ये भी याद करिएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके समय चलाए गए थे, तो सर्वाधिक जो सोने के सिक्के चलाए गए थे ये कुषाणों के समय चलाए गए थे। ठीक है, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाया था। और सर्वाधिक सोना का सिक्का किसने चलवाया था, सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाने वाले गुप्त थे, और सर्वाधिक शुद्ध सोना सिक्का चलाने वाले कौन थे? कुषाण थे। दो चीज़। अगला चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम भारत में तांबा का सिक्का किसने चलवाया, कुषाण वंश में कौन ऐसा शासक था जिसने तांबा का सिक्का चलवाया था, तो कुषाण वंश में जो शासक था वो था भीम कटफिसस था, जो तांबे के सिक्के को चलवाया था, जबकि कुजुल कटफिसस जो था वह सोने के सिक्के यहाँ से चलाना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, जो कुषाण वंश का पहला शासक था उसने सर्वप्रथम कुषाण वंश में तांबे का सिक्का चलाया था, और दूसरा शासक जो था वह कुजुल कटफिसस था जिसने सोने के सिक्के चलाया था। फिर जब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं तो गुप्त वंश आता है, तो गुप्त वंश के संदर्भ में मैंने पहले ही कहा कि सर्वाधिक सर्वाधिक सोने के सिक्के जो चलाए थे वो कौन चलाए थे? गुप्त चलाए थे। हाँ, ये बात इसमें था कि ये शुद्ध नहीं थे, लेकिन सोने के सिक्के यहाँ पे सर्वाधिक थे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि गुप्त वंश में सर्वाधिक चांदी का सिक्का किसके समय प्राप्त हुआ था, तो आप क्या बताओगे? गुप्त वंश के किस शासक के समय चांदी के सिक्के सर्वाधिक प्राप्त हुए थे, तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे कि सर्वाधिक चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के समय प्राप्त हुए थे, और ये तब प्राप्त हुए थे जब इसने शक शासक को हराया था। और इस बात की जानकारी मैंने जैसे पहले कहा जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गुप्त काल में सर्वाधिक तांबा का सिक्का किसने चलवाया था, तो गुप्त काल में सर्वाधिक तांबा का सिक्का जो चलाया था मित्र, वो रामगुप्त ने चलाया था। फिर सिक्कों के संदर्भ में ये एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये सिक्कों के संदर्भ में ये हो गया कि कौन कैसा सिक्का चलाया था। कुछ चीज़ें यहाँ पर हम देख लेते हैं, फिर और सिक्के के संदर्भ में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, इस चीज़ को भी देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने जितना बताया है उसके अलावा भी यहाँ कुछ चीज़ें बातें लिखी गई हैं। ठीक है, इसके बाद भी हम कुछ और भी बातें बताएंगे। पहले अब ये देख लेते हैं। देखिए, जहाज के चित्रयुक्त सिक्का किसने चलवाया था, तो जहाज के चित्रयुक्त सिक्का जो था वह सातवाहन शासक यज्ञश्री के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा मित्र? सातवाहन शासक यज्ञश्री। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जहाज के चित्रयुक्त सिक्का किसने चलवाया था, तो अगर गौतमी पुत्र सतकर्णी देगा तो ज़्यादातर लोग गौतमी पुत्र सतकर्णी मारेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर सातवाहन में किसी शासक का नाम याद होता है तो गौतमी पुत्र सतकर्णी, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ यज्ञश्री सतकर्णी है, गौतमी पुत्र सतकर्णी नहीं है। धर्म युक्त कांस्य सिक्का, तो ध्यान से सुनिए, मैं बोलता चला जा रहा हूँ, आप नोट करते चले जाइएगा। धर्म चक्र युक्त कांस्य सिक्का किसने चलवाया था, तो ये हिंदुवन शासक मेनांडर ने चलवाया था। किसने चलवाया था? मेनांडर ने चलवाया था। फिर भारत में प्रथम स्वर्ण सिक्का अभी मैंने बताया हिंदुवन ने चलाया था। शिव स्कंद विष्णु की आकृति ये किसके सिक्के पे मिलती है? ध्यान से सुनिएगा मित्र, बहुत ध्यान से। शिव स्कंद विष्णु की आकृति किसके सिक्के पे मिलती है? तो एक शासक था कुषाण वंश का, उसका नाम था हुविस्क। क्या नाम था? हुविस्क, कनिष्क नहीं, हुविस्क। ये हुविस्क है, हुविस्क ये था, तो कनिष्क मत मारिएगा।
कनिष्क ने अपने सिक्के पर हिंदू धर्म के कई देवी और देवताओं का चित्रांकन करवाया था। लेकिन अगर स्पेशली ये नाम आ जाए, शिव, स्कंद, विष्णु की आकृति वाला सिक्का किसने चलवाया था, तो हुविस्क था। कौन था? हुविस्क था। ठीक है। बीड़ा बजाते हुए चित्र के राजा का किस राजा का चित्र मिलता है बीड़ा बजाते हुए? तो आप क्या बताइए, फेमस क्वेश्चन है, बता सकते हैं, समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त था। मयूर की आकृति या मयूर पर सवार कार्तिकेय, मयूर पर आकृति और मयूर पर सवार कार्तिकेय जैसा चित्र किसके सिक्के पे था? तो ये किसके सिक्के पे था? तो आप बताइएगा, कुमारगुप्त का। किसका? कुमारगुप्त का। ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये आपको क्यों बता रहा हूँ, सिक्के पे जो चित्रांकन किया गया है, ये सारे चित्र ये बताते हैं कि उस समय का शासक क्या चीज़ पसंद करता था, क्या चीज़ पसंद करता था और क्या चीज़ पसंद नहीं करता था। और ये भी बताने, सिक्का ये भी बताने का प्रयास करता है कि किसके समय ज़्यादातर शासक का साम्राज्य विस्तार हुआ था और उसका क्या शौक था, ये भी बताने का कार्य करता है। और ये भी बताने का कार्य करता है कि उसका साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। सिक्के भी उसकी पहचान बनाते हैं, उसकी पहचान बताते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद कालिया व लक्ष्मी अंकित चित्र। हाँ बताइए, किसके सिक्के पर लक्ष्मी का चित्रांकन है? तो आप थोड़ा सुन के चौंक जाओगे। अगर शासक में देगा तो ज़्यादा लोग हिंदू ही शासक मानेंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी का चित्रांकन की बात कीजिए रही। तो ये जो सिक्का था कालिया और लक्ष्मी का, ये मोहम्मद गौरी का था। किसका था? मोहम्मद गौरी का था। इसके बाद है टकसाल अंकित सिक्का। किसका था? हाँ मित्र, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके सिक्के पर टकसाल था? यानी कि जहाँ सिक्का की छपाई होती थी, ठीक है, या जो भी होता था, ढलाई होती थी, छपाई होती थी, उसका टकसाल संबंधी चित्रांकन किसके सिक्के पर दर्शाया गया था? तो जो सिक्का था वो इल्तुतमिश का था। किसका था? इल्तुतमिश का था, जो गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश का शासक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है। सूर्य चंद्रमा। हाँ, सूर्य और चंद्रमा किसके सिक्के पे थे? सूर्य और चंद्रमा किसके सिक्के पे थे? तो अकबर। किसके सिक्के पर? अकबर के सिक्के पर भी सूर्य और चंद्रमा के महिमा के बारे में बताया गया है। किसके? अकबर के सिक्के पर सूर्य और चंद्रमा के महिमा के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। यानी कि ये शो करता है कि अकबर जो था सहिष्णु स्वभाव का था। इसने काफ़ी ज़्यादा अपने सिक्के पर हिंदू धर्म संबंधी भी बातें कही हैं। इसके अलावा देखते हैं राम व सीता। राम व सीता ये किसके सिक्के पर हैं? अकबर के। राम और सीता किसके सिक्के पर हैं? अकबर के। ठीक। इसके अलावा बाज व तिथि अंकित स्वर्ण मुद्रा, ये भी अकबर के हैं। किसके हैं? अकबर के हैं। आना सिक्का किसने चलवाया था? आना किसने चलवाया था? शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने चलवाया था। इसके बाद हाथ में शराब, हाथ में शराब लिए हुए, हाथ में शराब लिए हुए का प्याला किसका है? तो ये जहांगीर का है। किसका है? जहांगीर का है। ठीक है। दूसरी चीज इसके बाद है हिंदू देवी और देवताओं का सिक्का किसने चलाया था? यानी किसके सिक्के पर देवी और देवताओं का अंकन किया गया था? तो एक सिक्का था, ये सिक्का था टीपू सुल्तान का, और इस सिक्के का नाम था पगोड़ा। पगोड़ा, पगोड़ा ये सिक्के का नाम था। किसका था? टीपू सुल्तान का। और टीपू सुल्तान ने अपने सिक्के पर देवी और देवताओं का चित्रांकन करवाया था। ठीक है, देवी और देवताओं का चित्रांकन करवाया था। किसके? हिंदू देवी और देवता के। हिंदू देवी और देवताओं का भी इसने अपने सिक्के पर चित्रांकन करवाया था। टीपू सुल्तान आप जानते होंगे, हैदर अली का लड़का था और मैसूर का ये क्या था? शासक था, जिसने अंग्रेज़ों से 2 युद्ध लड़े हुए थे।
ठीक है, कौन कौन? श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, और फिर आप लास्ट में युद्ध देखेंगे जो 1799 में हुआ था, ठीक है, जिसमें लास्ट में वेलेज़ली भारत का क्या था? भारत का नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था वेलेज़ली। तो इसको भी आप थोड़ा से याद कर लीजिएगा, ठीक। 1799 में तो इसने हिंदू देवी देवताओं का चित्रांकन अपने सिक्के पर करवाया था। तो इससे ये भी पता चलता था कि ये इसका भी हिंदू धर्म से लगाव था, हिंदू धर्म से भी इसका लगाव था, ठीक है। और एक तरीके से इससे ये भी पता चलता था कि ये भी अपने समाज में एकीकरण करना चाहता था, ताकि यह मैसूर को बचा सके, मैसूर को ही नहीं पूरे भारत को बचा सके। किससे? अंग्रेजों से, ठीक है। तो ये आपने सिक्के देखे। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न और हैं जो सिक्के से पूछे जाते हैं। तो आइए इसका मौखिक हम डिस्कशन कर लेते हैं। आप इससे पूछते हैं, आप बताने का प्रयास करिएगा। टंका और जितल सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? टंका और जितल यानी कि चांदी, टंका चांदी का और जितल तांबा का। तो टंका और जितल का सिक्का किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने चलवाया था। दिनार का सिक्का किसने चलवाया था? एक दिनार का भी तो सिक्का चला था। दिनार का सिक्का किसने चलवाया था? एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाया था। और शुद्ध अरबी का सिक्का किसने चलवाया था? तो शुद्ध अरबी का सिक्का चलाने वाला जो था वो इल्तुतमिश था। टंका और जितल चलाने वाला और शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला कौन था? इल्तुतमिश था। इसके अलावा दिरहम एक सिक्का आता है। कौन सा मित्र? एक सिक्का आता है दिरहम। दिरहम ये सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? दिरहम सिक्का जो था ये अरबों के द्वारा चलाया गया था, भारत का कोई नहीं चलाया था, ये अरबी चलाए थे। इसका प्रचलन भारत में भी देखने को मिलता है। कौन सा सिक्का? दिरहम सिक्का। क्लियर? इसके बाद सिक्के के संदर्भ में और दिल्ली सल्तनत से संबंधित एक सिक्का और पूछता है कि अद्धा और बिक सिक्का किसने चलवाया था? बताइए, अद्धा और बिक सिक्का किसने चलवाया था? तो अद्धा और बिक, जिसमें से अद्धा तांबे का था और बिक चांदी का था, ये सिक्का किसने चलवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने अपने सिक्कों पर अपने साथ साथ अपने पुत्र का भी चित्रांकन करवाया था। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके समकालीन जो था वह उत्तराधिकार जो था वो आनुवंशिकी के आधार पर चलता था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी के समय, इसके पहले फिरोज शाह तुगलक के पहले शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। उसके समय वो शासक बनता था जो योग्य होता था। लेकिन इसके सिक्के पर इसके साथ साथ इसके पुत्र को भी दर्शाया गया है। इसलिए ये सिक्का ये बताता है कि इसके समकालीन आनुवंशिकता के आधार पर जो होते थे वो राजा बनते थे। यहाँ तक कि जो सिस्टम में जाते थे वो भी आनुवंशिकता के ही आधार पर ही जाते थे। योग्यता का यहाँ महत्व उतना ज़्यादा नहीं दिया गया था फिरोज शाह तुगलक के समय। क्लियर? तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के कुछ सिक्कों का मैंने नाम लिया और कुछ प्राचीन काल सिक्कों के संदर्भ में नाम लिया। इसके अलावा कभी कभी सिक्के के नाम और पूछे जाते हैं, वो जरा सुन लीजिए। एक सिक्का पीसीएस में आया था कि शाहरुख सिक्का किसने चलवाया था? शाहरुख सिक्का। तो शाहरुख सिक्का जो चलाया था वो बाबर ने चलवाया था और ये सिक्का चांदी का था। और पानीपत के 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय के उपरांत इसने काबुल में ये सिक्का बंटवाया था, प्रशंसा की वजह से, ठीक है, और एक तरीके से अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए। सिक्के भी बताते हैं, ठीक। तो बाबर के बाद अगर हुमायूं के संदर्भ में आए तो हुमायूं के संदर्भ में विशेष सिक्के के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। बट ध्यान रखिए मित्र, अकबर के संदर्भ में बहुत ढेर सारे सिक्के के बारे में जानकारी मिलती है। हाँ, अकबर के आने से पहले
शेरशाह सूरी की अगर हम बात कर ले तो शेरशाह सूरी ने मित्र 2 सिक्का चलवाया था। कौन सा? 2 सिक्का चलवाया था। एक दाम सिक्का चलवाया था जो 380 ग्रेन का था। किसने चलवाया था? शेरशाह सूरी। दाम सिक्का चलवाया था जो तांबे का था, 380 ग्रेन का था। और 1 ग्रेन बराबर जो होता है वो लगभग 8.5 ग्राम होता है। 1 ग्रेन बराबर 8.5 ग्राम का होता है। और उसने तांबे का 380 ग्रेन का सिक्का चलवाया था। सोच सकते हैं कितना वजन था। और रुपया उसने चलवाया था, और ये रुपया कौन था? चांदी का था। तो किसने चलवाया था? शेरशाह सूरी ने चलवाया था। और ये 180 ग्रेन का था। कितने का था? 180 ग्रेन का था। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ब्रिटिश लोग थे उनके जो वो मुद्रा चलवाए गए थे, वो कहीं ना कहीं जो कॉपी की गई थी वो शेरशाह सूरी के सिक्के से की गई थी। यानी कि शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया सिक्का ब्रिटिश प्रशासन को चलाने के लिए जो मुद्रा चाहिए उसकी प्रेरणा शेरशाह सूरी के सिक्के से लिए हुए थे। इतनी बात समझ में आई। अब हम आते हैं अकबर के बारे में मित्र। अकबर ने कई सिक्के चलाए थे, कई सिक्के, और उनमें से सबसे बड़ा सिक्का उसका जो था वो संसब का था। संसब का सिक्का उसका सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का था। ये 101 तौला का था, सोने का था, 101 तौला का था। हालांकि आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो नहीं पूछते, लेकिन संसद पूछ सकता है कि किसने चलवाया था और किसका सोना था, सोने का था, ये पूछ सकता है। ठीक। इसके अलावा इसने सिक्के मोहरे चलाई थी, इलाही सिक्का इसने चलवाया था, और इसने एक जिलाली सिक्का चलवाया था। इलाही और जिलाली। ध्यान में रखिएगा कि अकबर ने जितने सिक्के चलवाए थे वो सारे सिक्के जो थे वो सोने के थे, लेकिन जिलाली एकमात्र ऐसा सिक्का था जो चांदी का था। जिलाली जो सिक्का था वो मात्र चांदी का एक सिक्का था। तो इसको भूलिएगा मत। पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सिक्का इसने चांदी का चलवाया था, तो वो जिलाली था। तो ये बात हो गई कि अकबर ने कौन कौन सिक्के चलवाए थे। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता देना चाहता हूँ कि इसने एक सिक्का और चलवाया था जिसको पैसा कहते हैं मित्र। पैसा भी किसने चलवाया था? अकबर ने चलवाया था। पैसा आप उपयोग किए हो कभी? पैसा मेरे समय तो 5 पैसा चलता था। मेरे समय 5 पैसा चलता था। मैं जानता हूँ 5 पैसा, 10 पैसा मैं तो देखा था। अपने समय इस पैसे का मैंने प्रयोग किया हूँ, लेकिन 5 पैसे से नीचे 1 पैसे 2 पैसे का प्रयोग नहीं किया था। लेकिन पैसा कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है अकबर से। और शाहजहाँ के समय आते आते आना भी प्रारंभ हो गया। आना। तो अगर हम आपसे पूछे कि 20 आना किसे कहेंगे, तो आप क्या बताओगे? 20 आना का मतलब 1 रुपया 25 पैसा। 1 रुपया 25 पैसा को 20 आना कहते हैं। ठीक। तो चवन्नी अठन्नी का तो नाम सुने होंगे ना। चवन्नी अठन्नी 75 पैसा। 8 आना प्लस 25 पैसा 75 पैसा। 1 रुपया में 4 चवन्नी, और 1 रुपया में क्या आना? 16 आना। ठीक। तो आना किसने चलवाया था? आना जो चलाने वाला था वो शाहजहां था। तो सिक्के के संदर्भ में ये सारी बातें आप याद कर लीजिएगा कि कौन सिक्का किसने चलवाया था, और उस सिक्के का नाम क्या था, और वो सिक्के किसके थे। तो पूरा तात्विक स्रोत में दो चीज़ के बारे में आपने देख लिया। एक अभिलेख के बारे में और दूसरा सिक्के के बारे में। एक अभिलेख के बारे में और दूसरा सिक्के के बारे में देख लिया। और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं मित्र, इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है।
अब हम आते हैं तीसरी चीज पर, चित्रकला एवं स्थापत्य कला। चित्रकला व स्थापत्य कला के संदर्भ में अगर हम बात कर ले तो यहाँ से ढेर प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, ढेर प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, ध्यान से इस चीज को सुनिएगा। और ये ऐसे टॉपिक हैं, अगर यहाँ से प्रश्न आते हैं तो गलतियां होने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन हम पूरा कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको तथ्यात्मक चीज़ें भी बताते चले जा रहे हैं। तो इतिहास जानने के स्रोत के संदर्भ में जितना इम्पोर्टेंट अभिलेख सिक्के का है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चित्रकला एवं स्थापत्य कला से भी है। और इसकी महत्व आज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसकी प्रासंगिकता है। और यहाँ से प्रेरणा आज के इंजीनियर लोग भी लेते हैं, इंजीनियर लोग भी लेते हैं। आपने संविधान में एक अनुच्छेद सुना होगा, और वो अनुच्छेद का नाम है 49। संविधान के अनुच्छेद नंबर 49 में क्या कहा गया है बताइए, याद आ गया होगा। क्या कहा गया है कि जितने भी एक तरीके से पूरा तात्विक धरोहर, स्मारक एवं भवन है, उसको संरक्षण प्रदान किया जाना, यानी कि नष्ट होने से बचाना और उसको मेंटेन करना। जितने भी ऐतिहासिक या पुरातात्विक धरोहर हैं, उनको संरक्षण प्रदान किया जाना, ये प्रत्येक राज्य का कर्तव्य होगा। केवल राज्य का कर्तव्य नहीं होगा, ये हर देशवासियों के नागरिकों का भी कर्तव्य है। तो वो जो अनुच्छेद में ये बातें कही गई हैं, ये यही कही गई हैं चित्रकला एवं स्थापत्य कला के संदर्भ में। तो आइए देखते हैं कि चित्रकला एवं स्थापत्य कला क्या चीज़ होता है। और यूनेस्को में भी ढेर सारे भारत के चित्रकला एवं स्थापत्य कला को शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा कुछ न कुछ सीखने की प्रेरणा देते हैं। केवल सीखने की प्रेरणा नहीं देते हैं, बल्कि हमको विचलन होने से भी बचाते हैं, ताकि समाज में अराजकता की स्थिति न आने पाए। तो आइए मित्र, एक एक चीज़ को देखते हैं। इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे भी हमको उस समय के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पता चलता है। तो इसमें हमने 3 चीज़ों को दर्शाया है, एक गुफा और एक मूर्तिकला शैली, एक भवन और स्मारक। हाँ, इसका मैंने यहाँ पे संक्षेप में तेज़ी से चर्चा करूँगा, बाकी डिटेल से चीज़ें आपके सामने आएंगी। वन लाइनियर के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आने वाले समय में। कॉन्सेप्ट के रूप में समझ लीजिए इसको। आपने नाम सुना होगा भीमबेटका। भीमबेटका एक गुफा का नाम है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है और विंध्य पर्वत के पास, रायसेन जिला में। और ये पूरा पाषाणकालीन गुफा है, पूरा पाषाणकालीन गुफा है। भीमबेटका गुफा जो है ये पहाड़ों में बनाया गया है। इसका नाम भीम क्यों रखा गया है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पांडव पुत्र भीम जो थे वो इसी गुफे में रहते थे, इसी कारण इस गुफा का नाम भीमबेटका पड़ गया। और यहाँ पर आदिमानव के उस चित्र को दर्शाया गया है, कि भाव भंगिमा को दर्शाया गया है कि सारे मानव इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होकर किसी पशु को मारने का प्रयास करते हैं, घेर कर मारने का प्रयास करते हैं। यानी उनकी पूरी भाव भंगिमा का चित्रांकन जो किया गया है वो भीमबेटका में किया गया है। और जो अगला है बराबर व नागार्जुन का गुफा। जी हाँ, बराबर की पहाड़ी, एक बराबर की पहाड़ी पड़ती है नागार्जुन, जो बिहार में है, बिहार के गया जिले में। बराबर की पहाड़ी में अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बिहार का निर्माण करवाया था। बिहार एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जहाँ बुद्धों का निवास स्थान होता है रहने का, उसे हम बिहार कहते हैं। और इसने बराबर की पहाड़ियों में कई गुफा का निर्माण करवाया था, जिसमें से लोमहर्ष, चोपर, कर्ण, विष झोपड़ी, ये इतने गुफाएं फेमस आते हैं।
बराबर की पहाड़ियों में लोमहर्ष, विष झोपड़ी, कर्ण और चोपर जैसी गुफाएं का नाम यहाँ पे मिलता है। कहाँ पर? बराबर की पहाड़ियों पर। इसके अलावा नागार्जुन के पहाड़ी पर भी अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा नागार्जुन का गुफाओं का भी निर्माण करवाया गया था। तो नागार्जुन गुफा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये करवाया गया था अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा। तो यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। बराबर की पहाड़ी बिहार के गया जिले में, चोपर, विष झोपड़ी, कर्ण और लोमहर्ष जैसी गुफाएं, नागार्जुन संबंधित गुफाएं का निर्माण अशोक का पौत्र दशरथ ने। अजंता की अगर हम बात कर लें तो ध्यान रखिएगा कि जो अजंता की गुफा है, अजंता की गुफा का जो निर्माण किया गया है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसका निर्माण सातवाहनों के द्वारा किया गया है और कुछ लोग कहते हैं इसका निर्माण गुप्तकालीन के समय हुआ है। तो ज़्यादातर गुप्तकालीन इसको मानते हैं कि गुप्तकालीन के समय अजंता का निर्माण हुआ है। ये एक अजंता की पहाड़ी आपने पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा पहले विंध्य पर्वत, फिर सतपुड़ा पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के नीचे अजंता पर्वत है। उसी अजंता पर्वत पर अजंता की गुफा बनाई गई है और ये अजंता गुफा जो है, ये पूरे गुफाओं में लगभग 29 गुफाएं हैं, नामकरण किया गया है और इसका पूरा संबंध महात्मा बुद्ध से है। किससे है? महात्मा बुद्ध से है। और यहाँ पे विहार और चैत्य बनवाए गए थे। विहार आवास बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड होते हैं उनके आवास और निवास स्थान के लिए होते हैं, और जो चैत्य होता है वो पूजा स्थल के लिए होता है। किसके लिए? पूजा स्थल के लिए होता है। ध्यान से सुनिएगा मित्र, यहाँ से प्रश्न आते हैं तो अक्सर गलत होते हैं, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जो यहाँ पे 29 गुफाएं पाए गए हैं, यहाँ विहार और चैत्य जो होता है वो बौद्ध के पूजा स्थल, और जो विहार होता है वो बौद्धों के निवास स्थान के लिए होता है। और यहाँ पे जो संबंध है अजंता का, वो सिर्फ बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, सिर्फ बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक, इसके बाद हम आते हैं एलोरा। एलोरा की अगर आप संदर्भ में बात कर लीजिए मित्र, तो एलोरा की अगर हम बात कर लें, एलोरा की गुफा में जो मूर्तियां पाई गई हैं तो ये तीनों धर्म से रिलेटेड है। ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। और तीनों धर्म से रिलेटेड का मतलब कि यहाँ पर बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं और हिंदू भी हैं। तीनों धर्म से रिलेटेड यहाँ पर चित्रांकन किया गया है, तीनों धर्म से रिलेटेड। इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। आपके एग्जाम में पूछता है कि कौन सी गुफा किस धर्म से रिलेटेड है, तो एलोरा तीनों से, अजंता सिर्फ बौद्ध से। क्लियर? और जो बाघ गुफा है, बाघ गुफा का जो संबंध है, ये भी बाघ गुफा ये गुप्तों ने बनवाया था। गुप्त के समकालीन बाघ गुफा का निर्माण हुआ था। और एलोरा जो था ये राष्ट्रकूटों के समय हुआ था। तो बाघ गुफा में जो रिलेटेड है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बौद्ध और जैन ये दो धर्म से रिलेटेड है यहाँ पर। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। तीनों धर्म की बात किया जाएगा तो एलोरा में। एलिफेंटा गुफा के बारे में आइए हम बात कर लेते हैं। अब एलिफेंटा गुफा कहाँ है? ये महाराष्ट्र के एक बम्बई शहर, और उस शहर के पास अरब सागर में एक द्वीप है जिसका नाम है एलिफेंटा। जी हाँ, एलिफेंटा। और ये एलिफेंटा में ज़्यादातर चीज़ें हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं। और यहाँ ज़्यादातर जो मूर्तियाँ पाई गई हैं वो शिव से पाई गई हैं, शिव जी की पाई गई हैं। एलिफेंटा निर्माण किसने करवाया है? तो निर्माण इसका जो हुआ है ये राष्ट्रकूट और चालुक्य के समय बताया जाता है एलिफेंटा का निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से ये सारे गुफाओं
को आप याद कर लीजिएगा और यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी क्लियर कर लीजिएगा कि भीमबेटका गुफा किससे संबंधित है, बराबर की गुफा नागार्जुन की गुफा में, इसके अलावा एलिफेंटा में, अजंता में, बाघ में, ठीक है, एलोरा में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। किसने बनवाया, कब बनवाया और किस धर्म से रिलेटेड है, ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं गुफा संबंधी। अब आते हैं मूर्तिकला शैली। मूर्तिकला शैली के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इस चीज़ को भी देख लेते हैं। पहली चीज़ तो 3 शैलियाँ हैं मूर्तिकला की, इसको आप पहले ध्यान से देख लीजिए। एक है मथुरा कला शैली, एक है गंधार कला शैली और एक है अमरावती कला शैली। मैंने ये तीनों एक जगह क्यों लिखे हैं, क्योंकि तीनों का संबंध जो है ये शैली महात्मा बुद्ध से है। किससे है मित्र, महात्मा बुद्ध से है। और जो ये शैलियाँ हैं, जो इनका विकास हुआ है, ये मथुरा और गंधार कला शैली की अगर हम बात कर लें तो इस शैली का विकास जो हुआ था, ये ज़्यादातर जो डेवलपमेंट हुए थे ये कुषाणों के समय डेवलपमेंट हुए थे। कुषाण के समय सबसे ज़्यादा ये विकसित शैली हुआ करती थी, गंधार और मथुरा कला शैली। गंधार कला शैली का जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ था वो पश्चिमोत्तर भारत में हुआ था और तक्षशिला इसका क्या होता था, केंद्र होता था। तक्षशिला इसका क्या होता था, केंद्र होता था। और ये जो शैली थी गंधार कला शैली, इसमें जो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी ये ज़्यादातर यूनानी और ईरानी कला से प्रेरित था। और जो मूर्तियां यहाँ महात्मा बुद्ध की बनी हैं वो काफ़ी भौतिकतावादी से रिलेटेड करके बनाई गई हैं। और इनकी जो मूर्ति यहाँ पे बनी है ये काफ़ी बलिष्ठ टाइप की मूर्ति बनी हुई है, यानी कि विशाल। इनके मूर्ति में एक तरीके से कहीं ना कहीं भौतिकता का लक्षण दिखता था। और ये मूर्ति खड़ी भी पाई जाती है गंधार कला शैली में और बैठी हुई भी पाई जाती है। यानी जो मूर्ति महात्मा बुद्ध की बनाई है वो खड़ी रूप में भी देखने को मिलती है और बैठने के रूप में भी देखने को मिलती है। और इसका रिलेशन जो है वो भौतिकतावादी से है। बढ़िया से वस्त्रों को पहनाया गया है, ठीक है मित्र। तो चप्पल वगैरह सब, कपड़ा वगैरह सब और बलिष्ठ शरीर को दिखाया गया है और काफ़ी सजावट के साथ इनको प्रदर्शित किया गया है। अब आते हैं मथुरा कला शैली में। मथुरा कला शैली भी जो निर्माण हुआ था वो कुषाण के समय ही विकसित किया गया था और मथुरा कला शैली में भी महात्मा बुद्ध को दर्शाया गया है। महात्मा बुद्ध में इसमें जो चित्रांकन प्रयोग किया गया है वो बैठे हुए अवस्था में किया गया है और वह आसन की अवस्था में है। पलथी मार के बैठे हुए हैं, आसन की अवस्था में है। और जो अपोलो के देवता से तुलना की गई उसमें घुंघरेले बाल भी दर्शाया गया है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। और इनकी जो भावभंगिमा रखी गई है वह एक अध्यात्म को ध्यान में रखी गई है और बहुत प्रसन्नचित्र मुद्रा में बैठे हुए हैं, बहुत प्रसन्नचित्र मुद्रा में बैठे हुए हैं। जैसे ईश्वर को आप देखते हैं, हल्की सी मुस्कान होती है, थोड़ा बहुत जैसे लगता है कि दिमाग में किसी प्रकार का उनके टेंशन नहीं है किसी भी तरीके से, ना कोई रुद्र ना कुछ, एकदम शांत विचार, जिसको आप कहते हैं कि संत। तो इस स्तर का इसमें दिखाया गया है। कहाँ पे? मथुरा कला शैली में। इसके बाद आती है महात्मा बुद्ध से संबंधित अगला जो मूर्ति कला शैली है। अगला जो मूर्ति कला शैली है वह अमरावती का है। और अमरावती कहाँ पे पड़ता है? दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे जो अमरावती कला शैली उपयोग की गई है इसका विस्तार श्रीलंका एवं दक्षिण एशिया तक की गई है अमरावती कला शैली में। तो अमरावती कला शैली, मथुरा कला शैली और कौन सी कला शैली? गंधार कला शैली। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। गंधार कला शैली, अमरावती कला शैली में महात्मा बुद्ध से रिलेशन है। मथुरा कला में भी महात्मा बुद्ध का रिलेशन पाया जाता है, लेकिन मथुरा कला शैली का जो विस्तार था वह
वाराणसी में भी था, मथुरा में भी था, कौशाम्बी में भी था। इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में भी पड़ता है। तो इतने क्षेत्र में मथुरा कला शैली टाइप के महात्मा बुद्ध की मूर्तियां देखने को मिली हैं। कौन कौन से? कौशाम्बी, वाराणसी और मथुरा। और मथुरा कला शैली का प्रयोग केवल महात्मा बुद्ध के लिए नहीं किया गया है, बल्कि इसका उपयोग जो किया गया है ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों में इसका उपयोग किया गया है मथुरा कला शैली का, मूर्ति बनाने में। किसमें? मूर्ति बनाने में। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और किस गुफा में किया गया है तीनों धर्म का? तो एलोरा में। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आप भूल जाओगे, क्योंकि दोनों तुलनात्मक रूप से यहां पे चर्चा की गई है। तुलनात्मक रूप से यहां पे चर्चा की गई है। ठीक है, अब हम आते हैं, यहां पर 3 शैली की बात की गई है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। इन 3 शैली से प्रश्न पूछा जाता है। वहां तो हम विशेषकर किसकी चर्चा किए थे? महात्मा बुद्ध से जोड़कर। लेकिन यहां पर ये 3 शैली ध्यान में रखिएगा, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। तो नागर शैली संबंधित मूर्तियां एवं मंदिर, नागर शैली संबंधित मंदिर, विशेषतर मंदिर की हम बात कर रहे हैं। नागर शैली मंदिर, बेसर शैली मंदिर और द्रविड़ शैली मंदिर, इनका विस्तार भारत के किन किन क्षेत्रों में हुआ है बताइए। तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 3 प्रकार के शैली संबंधित भारत में मंदिर देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के? 3 शैली टाइप के मंदिर देखने को मिलते हैं, मूर्ति नहीं, मंदिर। और वहां पर मथुरा गंधार शैली में हम मूर्ति की बात कर रहे थे, और यहां पर मंदिर की बात कर रहे हैं, और गुफा में चित्रांकन की बात की है। तो नागर शैली का जो विस्तार है वो हिमालय पर्वत से लेकर विंध्य पर्वत तक है। ध्यान से सुनिएगा, नागर शैली का विस्तार हिमालय पर्वत से लेकर विंध्य पर्वत तक है। बेसर शैली का विस्तार विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी तक है। और द्रविड़ शैली का जो विकास है वो कृष्णा नदी से लेकर कावेरी नदी तक है, कावेरी नदी तक है। तो मित्र ये जान लीजिए, ये मंदिर संबंधित शैलियां हैं, और ये शैलियां ये बताने का प्रयास करती हैं कि उत्तर भारत में जो मंदिर का निर्माण है वो कैसा है, किस तरीके के यहाँ मंदिर बनाए जाते थे, इस मंदिर का आमलक कैसा होता था, इसका परिसर कैसा होता था, इसका मंडप कैसा होता था, इसका गर्भगृह कैसा होता था, इसका शिखर कैसा होता था, और कितने मंजिला का होता था। और जो दक्षिण भारत में मंदिर बनते थे, जो द्रविड़ शैली के बनते थे, उनका मंडप कैसा होता था, उनका गर्भगृह कैसा होता था, उनका शिखर कितने मंजिल का होता था, उनका आमलक कैसे होता था, ये उसकी विशेषता होती थी। तो उत्तर भारत के जो मंदिर होते थे, इनके गर्भगृह, इनके आमलक, इनके शिखर कुछ दूसरे टाइप के होते थे। द्रविड़ में कुछ दूसरे होते थे और बेसन नगर में कुछ दूसरे होते थे। ये आपके प्री एग्जाम्स नहीं है, लेकिन मेन एग्जाम में पूछ सकता है कि उत्तर भारत में जो मंदिर पाए जाते हैं वो एक शिखर नुमा पाए जाते हैं, और गर्भगृह का मतलब मंदिर में जहाँ देवताओं को, मेन देवता को रखा जाता है और उनके सहायक देवता को रखा जाता है, गर्भगृह वही कहलाता है। और मंडप का मतलब कि एक तरीके से जहाँ बैठने का स्थान होता था। ठीक,
तो उत्तर भारत के जो शिखर होते थे वो एक मंजिला के होते थे, लेकिन दक्षिण भारत के जो शिखर होते थे वो कई मंजिला के शिखर होते थे। और इनके परिसर के सामने उत्तर भारत में जलकुंड नहीं बनाया जाता था, जलाशय नहीं बनाया जाता था, लेकिन दक्षिण भारत में मंदिर के सामने जलकुंड वगैरह बनाए जाते थे। ये एक विशेषता है। ये बात अलग है कि बाद में वहाँ की चीज़ें यहाँ नकल कर ली गई और यहाँ की चीज़ें वहाँ पर नकल कर ली गई। जैसे अगर आप बेसन नगर शैली वाले सारे मंदिर देखोगे तो वहाँ पर उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों की विशेषताएं काफ़ी दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दक्षिण भारत की विशेषता बेसन शैली में आई, वहाँ से नकल करके फिर उत्तर भारत में आई और यही प्रोसेस दक्षिण भारत में गया। ठीक है, तो ये निर्माण दिखाते हैं। और ज़्यादातर लोगों ने अपने घर का भी निर्माण देखेंगे तो ज़्यादातर जैसे मंदिर बनते हैं उसी तरीके से भी निर्माण करवाने का प्रयास करते हैं। आप बहुत पुराने मकान देखते होंगे तो कुछ उसी टाइप का मकान बनता हुआ दिखाई देगा आपको। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी विकसित होती चली जा रही है ना, तो ये चीज़ें उस समय चल रही थी। तो मंदिर कौन कौन से थे? सवाल ये होता है कि मंदिर कौन कौन से होते हैं। तो नागर शैली में ढेर सारे मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे उड़ीसा का आप देख लीजिए, जगन्नाथ का मंदिर देख लीजिए। फिर उसके बाद खजुराहो में जो आपको मंदिर देखने को मिल जाएगी, कंदरिया मंदिर देख लीजिए। इसके बाद लिंगराज मंदिर आप देख लीजिए। झांसी में आप दशा अवतार का मंदिर देख लीजिए। कंदरिया जो चंदेलों ने बनवाया था खजुराहो के समय। तो इस तरीके से आपको ढेर सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से मध्य भारत में अगर आप देख लेंगे तो मध्य भारत में आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा मंदिर? मध्य भारत में आपको कैलाशनाथ का मंदिर देखने को मिलेगा जो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। इसी तरीके से दक्षिण भारत में देखेंगे तो विट्ठल का मंदिर देखने को मिलेगा, मीनाक्षी का मंदिर देखने को मिल जाएगा और बृहदेश्वर का मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। बृहदेश्वर का मंदिर, मीनाक्षी का मंदिर, विट्ठल का मंदिर जो विजयनगर के शासकों ने बनवाया था। ये सारे मंदिर दक्षिण भारत के मिल जाएंगे, ये मध्य भारत के। और अभी जो मैंने नाम लिया हूँ ये उत्तर भारत के फेमस मंदिर हैं, जिसमें दशा अवतार का मंदिर है, आबू का जैन मंदिर है, चंदेलों के द्वारा बनाया गया खजुराहो का है, गुजरात का सूर्य मंदिर है, उड़ीसा का सूर्य मंदिर है। ये सब नागर शैली के हैं। कौन शैली है? नागर शैली। और बृहदेश्वर, विट्ठल और मीनाक्षी मंदिर ये द्रविड़ शैली की मंदिर है। और इसी मंदिर से प्रेरणा लेकर काफ़ी ज़्यादा इन सब का निर्माण किया गया है। क्लियर मित्र? थोड़ी सी लाइट कट गई है इसलिए अंधेरा हो गया है। मैं समझ रहा हूँ आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन एडजस्ट करिए, वीडियो तो चलेगा ही। तो ये शैली आपको पता चल गई होगी। एक तो मंदिर संबंधित, दूसरा मूर्ति संबंधित और यहाँ पे चित्रकला संबंधित। ठीक, अब अगला कौन सा है? अगला हम देखते हैं कि स्थापत्य कला में अब और कौन सी चीज़ें बची हैं। अब स्थापत्य कला में वैसे तो मौर्य कालीन से लेकर या तो हम कहें पाषाण काल से लेकर अब तक जितने भी भवन एवं स्मारक का निर्माण हुए हैं वो सब स्थापत्य कला के ही अंतर्गत आएंगे। स्थापत्य कला के अंतर्गत आएंगे। किसके? स्थापत्य कला के अंतर्गत आएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और आज तक भवनों के निर्माण में ढेर सारे परिवर्तन देखने को मिले होंगे। कैसे उनके भवन रहते थे, कौन कौन से धातुओं का प्रयोग किया जाता था, किस तरीके के वहाँ पे कच्चे मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, आज किस समय किया जाता है, ये सारी चीज़ें सुने होंगे। तो आइए उसी के संदर्भ में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। चर्चा कहाँ से प्रारंभ हम कर रहे हैं? दिल्ली सल्तनत काल से। हालांकि मौर्य काल के समय में स्तूप का भी निर्माण किया गया था, वो भी स्थापत्य कला के संदर्भ में था।
और ये स्तूप में आपने एक नाम सुना होगा, सांची का स्तूप। स्तूप क्या होता है इसको कभी डिटेल में पढ़ाएंगे, बट थोड़ा सा सुन लीजिए। स्तूप एक तरीके से इसका जो संबंध होता है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और कहा जाता था जिस समय महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था उस समय उनके पार्थिव शरीर से प्राप्त हुए अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया था। उस समय भारत में जो शासन कर रहे थे वो थे अजातशत्रु। और स्तूप कुछ नहीं होता था, एक भीटा नुमा जैसे आप गुंबद देखते हो उसी गुंबद के टाइप के रहता था, बशर्ते ऊपर जो आमलक का इतना बड़ा रहता है वो आमलक नहीं रहता है, गुंबद नुमा एक चौड़ा से रहता है। लेकिन गुंबद में क्या होता है कि एक खोखला रहता है, बट स्तूप में खोखला नहीं रहता है, वो एक तरीके से ढेर होता था। और वो ढेर ज़्यादातर कच्ची मिट्टियों को बनाया जाता था अशोक के समकालीन, लेकिन बाद में डेवलपमेंट होने के बाद उसको निर्माण जो किया गया वो पक्की ईंटों के द्वारा किया गया। तो कहा जाता था कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और कुछ लोगों ने कहते हैं कि बाद में स्तूप जो थे वह समय के साथ ढल गए, समय के साथ वो बह गए, नष्ट हो गए। और कुछ लोग कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने एक ब्राह्मण पंथी होने के नाते बौद्ध धर्म से घृणा कर रहा था, इस वजह से स्तूप को नष्ट कर दिया। तो लोगों का अपना इतिहासकार का अलग अलग यहाँ पे नज़रिया है। लेकिन बाद में एक साक्ष्य के द्वारा ये भी प्राप्त होता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था वो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। तो स्तूप तो पहले अस्थायी थे, लेकिन बाद में स्तूप कई अलग अलग स्तूप बनाए गए। और उन स्तूपों में जहाँ जहाँ महात्मा बुद्ध भ्रमण किए हैं उन जगहों पर महात्मा बुद्ध संबंधित स्तूपों का निर्माण किया गया है, ताकि बौद्ध धर्म संबंधित जो भी समाज को ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए बातें कही गई हैं वो एक ज्ञान समाज को कहीं न कहीं प्रेरणा दे सकें। इसलिए ऐसे स्तूपों को रक्षा किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्तूप के संदर्भ में था। ठीक, आप इस चीज़ को जानते रहिएगा। आइए दिल्ली सल्तनत के कालीन जो स्थापत्य कला है उसके संदर्भ में थोड़ी सी झलक बता दे रहे हैं, और मुगल कालीन स्थापत्य कला के संदर्भ में ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ से भी प्रश्न 1 लाइनर के रूप में पूछ सकते हैं। देखिए मित्र, जो जब यहाँ पर तुर्क आए थे तो एक तरीके से जब तुर्क आए और पहले जब यहाँ पे भारत लोग रहे थे तो एक तरीके से दिल्ली सल्तनत से लेकर आधुनिक भारत तक भारत के जितने भी भवन स्मारक पाए गए इसमें इंडो इस्लामिक कल्चर का अच्छा समन्वय देखा गया है। इंडो इस्लामिक कल्चर ये क्या है? इंडो इस्लामिक कल्चर का मतलब एक तरीके से आप इस तरीके से कह सकते हैं जैसे दो जंतुओं के आनुवंशिक पदार्थ को लेकर जेनेटिक के माध्यम से जिन इंजीनियरिंग के माध्यम से एक नए जीव का निर्माण किया जाता है, उसी तरीके से स्थापत्य कला में दो विभिन्न कल्चर की नकल करके एक नए स्थापत्य कला का जन्म देना इंडो इस्लामिक कल्चर कहलाता है। भारत के संदर्भ में इंडो इस्लामिक कल्चर यहाँ पर कहलाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, इंडो इस्लामिक कल्चर। ठीक, तो इंडो इस्लामिक कल्चर में अब हम नाम ले लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो निर्माण किया गया वो कुतुब मीनार का निर्माण किया गया, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया। ठीक है, और 2.5 दिन झोपड़े का निर्माण किया गया। ये 3 चीज़ों ने कुतुबुद्दीन ऐबक का द्वारा निर्माण किया गया। कौन कौन से? कुतुब मीनार, 2.5 दिन झोपड़ा और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण किया गया। ठीक, राज पिथौरागढ़ को नष्ट करवाकर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, उसको नष्ट करवाकर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया गया था। और कुतुब मीनार जो था उसकी नींव डाली गई थी कि एक तरीके से भारत में इस्लाम या तुर्कों को प्रवेश होने को दर्शाता था। लेकिन इसमें जो था इस्लामिक और इंडो दोनों प्रकार के कल्चर दिखाई देते थे। बाद में चलकर इल्तुतमिश जो था वो पहली बार मकबरे का निर्माण करवाया और कहीं न कहीं एक गुंबद वाला मकबरे का उसने निर्माण करवाया।
तो पक्के रूप से मकबरे का निर्माण करवाने वाला पहला जो शासक था भारत में इल्तुतमिश था। अलाउद्दीन खिलजी था जो हौज खास बनवाया था, और इसके अलावा अलाई दरवाज़ा उसने बनवाया था दिल्ली में। जी हाँ, अलाई दरवाज़ा भी उसने बनवाया था। कौन? बड़ा दरवाज़ा था, बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी। तो ये धीरे धीरे यहाँ पे इस्लामिक कल्चर धीरे धीरे स्थापत्य कला के रूप में देखने को मिला गया। फिर आगे जैसे हम दिल्ली सल्तनत में बढ़ते हैं तो फिरोज़ शाह तुगलक आता है, और फिरोज़ शाह तुगलक एक नए सिरे से निर्माण करवाता है, और जो पुरानी चीज़ें दिल्ली सल्तनत काल में नष्ट हो गई थी उसको भी वो निर्माण करवाता है, ऐसा बताया जाता है। FST के समय ढेर सारे उसने भवनों का निर्माण करवाया, ढेर सारे शहरों का निर्माण करवाया, और उन शहरों में एक तरीके से इस्लामिक और इंडो दोनों प्रकार के कल्चर को लेकर उसने ज़्यादातर चीज़ें बसाई, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें इस्लामिक कल्चर ही झलकती थी उसमें। और जो भारत के द्वारा जो निर्मित की गई थी, जैसे ढेर सारे मंदिर वगैरह, वो थोड़ा से तोड़े गए, काफ़ी ज़्यादा तोड़कर इस तरीके का कल्चर निर्माण किया गया। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि हमारे जो इस्लामिक स्थापत्य कला कल्चर है वो भारतीयों की अपेक्षा कहीं बहुत ज़्यादा बेटर है। इस वजह से इस सिलसिला को आगे बढ़ाया गया। बट फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सिकंदर लोदी के आते समय जो एक गुंबद नुमा जो निर्माण करवाया जाता था भवनों का, वो यहाँ पे आते आते कई गुंबद का निर्माण होना चालू हो गया। अष्टभुजी, दो भुजी, त्रिभुजी, पंचभुजी, इस तरीके के गुंबदों का निर्माण होना चालू हो गया। आप चले जाइए कहीं मस्जिद वगैरह में देखिए तो ढेर सारी ऐसी मस्जिद देखने को मिलेगी जो एक गुंबद नुमा होंगी, और कुछ मस्जिदें ऐसे होंगी जहाँ 3 गुंबद नुमा होंगी, और कुछ मीनार, ऊंचे ऊंचे मीनार भी पाए जाते थे जहाँ से नमाज वगैरह की नमाज अदा किया जाता था। लोगों को बताया जाता था कि अब नमाज होने वाला है या हो रहा है, आप भी नमाज करिए। वो मीनार ऊंची थी, जिस तरीके से इस समय टावर है, ठीक है, इतने मतलब इतने ऊंचे नहीं होते थे, तब भी ऊंचे होते थे। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा समझते रहिए। कुतुब मीनार के बारे में आपने सुना होगा भाई, 72 मीटर ऊंचाई थी, 72 मीटर ऊंचाई है कुतुब मीनार की, जिसका निर्माण फिरोज़ शाह तुगलक ने अच्छे तरीके से किया था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि ढेर सारे आपको ऐसे गुंबदनुमा चित्रांकन मिल जाएंगे जिसमें कई द्वार देखने को मिलते हैं। जैसे एक 12 दुआरिया, हम लोग कहते हैं एक 12 दुआरिया, वो एक गुंबदनुमा है, उसमें 12 द्वार हैं, 12 द्वार हैं, और वो इतने डिजाइन से बनाया गया है कि अगर आप उसमें बैठ जाओ तो आपको गर्मी के समय भी वहाँ ठंडा का आभास होता है। क्यों? क्योंकि उसमें वायु प्रवेश करने के बाद वो गुंबद इस नुमा का रहता है कि वायु एक दूसरे छोर से टकराती रहती हैं, और 12 द्वार से हवाएं प्रवेश करके ऊपर जाती हैं। गुंबद रहता है, वो हवाएं आपस में टकराती रहती हैं, और नीचे बैठने पर वहाँ पर एक ठंडक का आभास होता है। इस तरीके से थोड़ा से निर्माण किया गया था। तो ये बात हो गई दिल्ली सल्तनत की। अलाई दरवाज़ा, हौज खास के द्वारा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद आपने देखा, प्रथम बार मकबरे, पक्का मकबरा का निर्माण करवाने वाला, ठीक है, और इसके बाद कई गुंबदों संबंधित भवनों का निर्माण करवाया जाना, कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सब आप याद कर लीजिएगा किसने बनवाया था। ये स्थापत्य कला था जिसमें इंडो इस्लामिक कल्चर हुआ। सबसे बड़ी बात आती है कि जब मुग़ल वंश आता है तो मुग़ल वंश में भी ढेर सारे ऐसे स्थापत्य कला एवं भवन का निर्माण किया गया है जहाँ पर आपको ढेर सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कहीं ना कहीं जो भवन एवं स्थापत्य कला होते थे उसमें नए नए प्रकार के डिज़ाइन भी बनते चले जाते थे। कुछ नई चीज़ें उसमें ज़रूर आपको सुधार देखने को मिलती हैं। मुग़ल वंश में बाबर शासक आता है तो बाबर कुछ विशेष नहीं कर पाता है स्थापत्य कला के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि वह एक तरीके से भारत में केंद्रीकृत व्यवस्था बनाए रखने में ही काफ़ी ज़्यादा समय उसका निकल जाता है, उतने रूप से वो आर्थिक मजबूत नहीं हो पाता है। हुमायूं भी आता है तो हुमायूं युद्ध में ही अपने आप को बैलेंस करने में लगा रहता है। शेर शाह सूरी आता है तो शेर शाह सूरी का 2 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि शेर शाह सूरी के द्वारा
दिन पनाह लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाना, वो काफ़ी भव्य तरीके से निर्माण करवाया गया। एक रोहतास का किला जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, रोहतास का किला वो भी बहुत काफ़ी भव्य तरीके से करवाया गया है। इंडो इस्लामिक कल्चर उसमें भी देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा अकबर के समय, हालांकि अकबर से पहले हाजी बेगम के द्वारा अकबर के शासनकाल में हुमायूं का मकबरा बनाया गया है, और कहा जाता है कि जो ताजमहल बना हुआ है वो हुमायूं के मकबरे से प्रेरणा लेकर बना हुआ है। हुमायूं के मकबरे से प्रेरणा लेकर ताजमहल को बनाया गया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अकबर के ज़्यादातर जो स्थापत्य कला बनाए गए हैं, चाहे वो फतेहपुर सिकरी से संबंधित हो, चाहे वो आगरा के किले से संबंधित हो, चाहे दीवाने आम हो, चाहे दीवाने खास हो, चाहे बुलंद दरवाज़ा हो, ये सारे जितने, चाहे जोधाबाई का महल हो, चाहे पंचमहल हो, तमाम प्रकार के जो अकबर ने यहाँ पे बनवाए हैं उसमें ज़्यादातर लाल और बलुआ पत्थर का ही उपयोग किया गया है। कौन सा? लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। लेकिन जैसे ताजमहल आता है तो ताजमहल पूरी तरीके से संगमरमर से निर्माण करवाया गया है। हालांकि जहांगीर के मकबरे में कुछ संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि कुछ नए नए प्रकार की चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं। फिर उसके बाद शाहजहां आता है। शाहजहां के समय आप देखते हैं कि लाल किला आता है, और लाल किला जो बनवाया गया है वो राजपूतों के कल्चर से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित, यानी कि जो राजपूत ने स्थापत्य कला में अपना योगदान दिया था उससे मुग़लों ने काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा लिया है। इसलिए मुग़ल के समकालीन आप देखेंगे स्थापत्य कला में जो चीज़ें बनाई गई हैं उसमें कहीं न कहीं हिंदुओं के कल्चर को भी काफ़ी विधिवत तरीके से शामिल किया गया है। तो ये इसी को कहा जाता है इंडो इस्लामिक कल्चर, इसी को कहा जाता है इंडो इस्लामिक कल्चर। तो ये संक्षेप में मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि भवन एवं स्मारक कला ये बताने का प्रयास करता है कि समय के साथ साथ चीज़ें बदलती चली जाती हैं, और सिर्फ बदलती नहीं चली जाती हैं, ये चीज़ें मुझे बताता है कि किस समय के इंसान की बौद्धिकता की सोच कैसी थी। कहने का मतलब कि हम समय के हिसाब से अगर हर चीज़ में विकास करते गए हैं तो इसका मतलब आगे और विकास होने की संभावना है। तो क्यों ना आज हम इस चीज़ को और क्यों पहले ही क्यों ना खोज लें, क्यों पहले ही ना खोज कर हम समय को पीछे छोड़ दें, समय को क्यों ना हम पीछे छोड़ दें, समय को हम क्यों ना पीछे छोड़ दें। लाइट आ गई मित्र, अभी तक तो अंधेरा था। मैं जानता हूँ थोड़ा आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, लेकिन लेक्चर सब लेक्चर है, बस आराम से सुनिए, लेक्चर का आनंद लीजिए। हाँ, सारी चीज़ें डिटेल से भी आएंगी, बट आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तो ये स्थापत्य कला था जिसमें दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में आपने तमाम प्रकार के शासकों के द्वारा जो चीज़ें निर्माण कराई गई उसके देखा, और मुग़ल के कालीन में भी जो चीज़ें निर्माण करवाई गई आपने उसको भी देखा। तो आप कहाँ तक पहुँचे थे? शाहजहां तक पहुँचे थे। बाद में आता कौन है? औरंगजेब आता है। औरंगजेब क्या करता है? औरंगजेब ये जान लीजिए कि अकबर के द्वारा जो झरोखा दर्शन बनाया गया था उसको नष्ट कर दिया। शाहजहां के समय जो इंडो इस्लामिक कल्चर, यानी कि शाहजहां के समय में स्थापत्य कला को स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता था, और जहांगीर के शासन कला में चित्रकला को स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता था। इतनी बढ़िया चित्रकारी होती थी, पशुओं से लेकर व्यक्तियों से लेकर तमाम प्रकार की भाव भंगिमा को दर्शाया गया है। लेकिन औरंगजेब उन सारे चित्रकलाओं को दबा देता है, दबा देता है, और वो ज़्यादातर उन्मुख किससे हो जाता है? धार्मिक की तरफ, और वही चीज़ उसको कट्टरवादिता के रूप में दर्शाती है। बाद में बहादुर शाह जफर के द्वारा लास्ट में जीतन महल का निर्माण करवाया जाता है, उनकी बीवी, और औरंगजेब ने अपने औरंगाबाद में बीवी का मकबरा बनाया गया था। औरंगाबाद में बीवी का मकबरा, औरंगजेब की बीवी, जो कहीं न कहीं ताज महल की एक तरीके से भद्दी नकल कही जा सकती है, क्योंकि उसका रुचि ही नहीं था। वैसे भी चित्रकला
चित्रकलाकार उसके समय डरते थे कहीं जान न जाए, तो कहाँ से गुणवत्ता आएगी। तो इस तरीके से आपने क्या क्या देखा। पहला चीज़ आपने ये देखा कि इतिहास जानने के स्रोत के संदर्भ में अभिलेख को मैंने देखा, सिक्कों को मैंने देखा, फिर मैंने गुफाओं को देखा, फिर मैंने मूर्तिकला के संदर्भ में शैलियों के बारे में अध्ययन किया, फिर हमने मंदिर संबंधित शैलियों के बारे में अध्ययन किया, फिर मैंने स्थापत्य कला के संदर्भ के बारे में अध्ययन किया। तो इस तरीके से इतिहास जानने के स्रोत के संदर्भ में आपके कई क्वेश्चन भी यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे मित्र, कई क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो ये इतिहास जानने का स्रोत ही अपने आप में एक तरीके से संपूर्ण इतिहास की एक दृष्टि है, देखने की एक दृष्टि है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी का कंटेक्ट लेकर मैं अन्य आने वाले समयों में इसको जोड़कर एक बृहद और कॉन्सेप्ट आपके सामने प्रेजेंटेशन करूंगा। हाँ, बाद में एक एक चीज़ की डिटेल से चर्चा होगी, लेकिन मेंस में होगी। प्री में आपके लिए वन लाइनियर आएगा लेक्चर, 10-15 मिनट का हर वीडियो रहेगा और उसमें वन लाइनियर की चीज़ें आपके सामने रख दी जाएगी, बट कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो यकीनन आज सुझाव दीजिए, बेशक सुझाव दीजिए, लेकिन मन लगाकर पढ़िए आप, और धैर्य बनाकर पढ़िए। सफलता के लिए इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा और कठोर परिश्रम भी करना पड़ेगा, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हमारे वीडियो आते रहेंगे, जिस तरीके का टॉपिक होगा उस तरीके का वीडियो का समय होगा। तो मित्र, इसी के साथ इस वीडियो का मैं समापन कर रहा हूँ। जय भारत, जय हिंद।